अब आगे, अध्याय 41 विवाहित। हाय, हाँ, मैं चोरी की गई संपत्ति की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। एक पुराना ब्रोच, मोती और हीरे, जिसकी कीमत आसानी से 7 अंकों में है। अगर कोई इसे वापस करने से इनकार करता है तो क्या इसे बड़ी चोरी माना जाएगा? हम किस तरह की सज़ा की बात कर रहे हैं? कम से कम 10 साल। क्या कर रहे हो? कैरोलीन एकदम पागल सी चीखी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फ़ोन नीचे रखो। वह सोफे से उछल पड़ी। दौड़ते समय एक चप्पल उड़ गई, लेकिन उसे पता भी नहीं चला। वह मुझ पर झपटने में व्यस्त था, मेरे हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहा था। मैं शांतिपूर्वक पीछे हट गया, उसकी पकड़ से बचते हुए, जैसे कि हम धीमी गति वाली ताइची कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी है। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे आ रहे हैं। कैरोलीन ठिठक गई। उसके पैर ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी खींच दी हो। तुमने पुलिस बुला ली? इतनी सी बात पर? पागल हो क्या? ओह, अब तो बस छोटी सी बात रह गई है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अगर बात इतनी ही मामूली है तो पिछले 10 मिनट तुम क्यों खेल रहे हो? तुम अपनी माँ पर पुलिस नहीं बुलाते? वह चीखी। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझे अपना परिवार समझते भी हो? ब्रोच उतारने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। अगर तुम उतार दोगे तो मैं पुलिस रिपोर्ट रद्द कर दूंगा। अगर नहीं तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने मुझसे ब्रोच चुराया है और उसकी कीमत लाखों में है। देखते हैं क्या होता है। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने उसे तवे से मारा हो। तभी उसका मुंह खट्टा और कड़वा हो गया। ठीक है, तुम जीत गए। वह घूमी और ऊपर की ओर चली गई, और मन ही मन भगवान जाने क्या क्या बुदबुदाने लगी। संभवतः हैक्स। सच तो यह है कि मैंने कभी फ़ोन ही नहीं किया। मैं तो बस उसे बुरी तरह डराना चाहता था। यदि उसने ध्यान दिया होता तो उसे पता चल जाता कि मैंने पुलिस को अपना पता नहीं दिया है। ये तो बस हल्का फुल्का मनोवैज्ञानिक युद्ध था, और यह काम कर गया। फिर भी मैं वास्तव में खुशी से नाच नहीं रहा था। मैं तो बस अपनी ही चीज़ वापस चाहता था, और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैंने किडनी मांग ली हो। इस परिवार ने बहुत समय पहले ही मुझे अपना सदस्य मानना बंद कर दिया था। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय एड़ियों की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कैरोलीन तेजी से नीचे आए, ऐसा लग रहा था जैसे 3 मिनट में उसकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। उसने मेरे हाथों में एक महोगनी का बक्सा थमा दिया। लो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब ये कॉल रद्द करो। मैंने बॉक्स खोला और ब्रोच का निरीक्षण किया। यह अक्षुण्ण था, कोई खरोंच नहीं, कोई प्रतिस्थापन नहीं। फिर मैंने बक्से को बंद कर दिया और अपनी एड़ी घुमा ली। कैरोलीन एक नाराज हंस की तरह फड़फड़ाती हुई मेरे पीछे आए। मेरा बेल, ये कॉल कैंसिल कर दो। क्या तुम सच में चाहती हो कि पुलिस मेरे दरवाजे पर आ जाए? पड़ोसी क्या सोचेंगे? सुन रही हो, उनसे कहो कि वो ना आए। मैंने अपनी गति नहीं रोकी, बस फ़ोन कंधे पर लहराया। आराम करो, वे नहीं आ रहे हैं। इससे पहले कि वह सामने के दरवाजे पर पहुंचती, मैं ड्राइववे का आधा रास्ता तय कर चुका था। कुछ घर दूर पहुंचकर मैं रुक गया और पीछे मुड़ गया। दोनों ओर 3 मंजिला मकान बने हुए थे, जो सभी एक जैसे और एक जैसे थे। ये स्काईलाइन सिटी का सबसे शानदार हिस्सा नहीं था, लेकिन यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति कूपन भी नहीं काट रहा था। मैं यहीं पला बढ़ा, लेकिन वह घर अब मेरा नहीं रहा। मैं पीछे मुड़ा, तेजी से पड़ोस से बाहर निकला और देखा कि एस्टन की कार फुटपाथ पर खड़ी थी, मानो कोई काला जगुआर झपटने के लिए तैयार बैठा हो। मैंने अपना चेहरा किसी तटस्थ स्थान पर टिकाया, यात्री सीट पर बैठ गया और सीट बेल्ट बांध ली। तुम जो लेने आए थे वह मिल गया? उसने पूछा, उसकी नज़रें बक्से पर टिकी थीं। हाँ, मैंने बॉक्स को अपनी गोद में रख लिया, उंगलियां नक्काशीदार किनारों के चारों ओर घूम रही थीं। उसने इंजन स्टार्ट किया। ठीक है, सिटी क्लर्क के दफ्तर की तरफ। अब पीछे हटना नहीं, मिस वेन्स। मैंने सिर हिलाया, पीछे नहीं हटना। जैसे ही हम मुख्य सड़क पर पहुंचे, उसने हमारी ओर देखा। तो ऐसी क्या ज़रूरी बात थी कि तुम्हें सुबह सुबह उसे लेने आना पड़ा? मैंने ढक्कन पर बनी फूलों की नक्काशी पर अपना अंगूठा फिराया। ये ग्रेंजर्स ने मुझे सगाई का तोहफा दिया था, उस समय का जब हम अभी भी ये दिखावा कर रहे थे कि यह एक अच्छा विचार है। ओह, ग्रेंजर्स ने तुम्हें ये दिया? मुझे लगा कि मैंने उसकी आवाज़ में हल्की सी तीक्ष्णता महसूस की है, लेकिन शायद मैंने ये सिर्फ कल्पना की थी। हाँ, ये एक ब्रोच है, आंटी लुइसा की तरफ से मिला है। किसी तरह की पारिवारिक विरासत। चून की सगाई टूट चुकी है, इसलिए मैं इसे रख नहीं सकती। सोचा बाद में छोड़ दूंगी, कुछ उलझे हुए सिरे बांध दूं, समझ रही हूँ। शायद आंटी लुइसा को आखिरकार समझ आ जाए कि मैं ब्रेकअप को लेकर गंभीर हूँ। अच्छा विचार है। वह गंभीर लग रहा था। सिटी क्लर्क का कार्यालय नजर आया। हमने गाड़ी पार्क की, बाहर निकले और सीधे अंदर चले गए। हम पंक्ति में सबसे आगे थे। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन एस्टन ऐसे चल रहा था जैसे उसने फर्श की योजना को याद कर लिया हो और ट्यूटोरियल को तेजी से पूरा कर लिया हो। वह हर खिड़की, हर आकृति, हर चिन्ह को जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बमों की उल्टी गिनती कर रहा हो।
कहीं ऐसा न हो, इसलिए मैं भाग गया। 20 मिनट बाद मैं दोनों हाथों में कानूनी प्रतिबद्धता का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़े हुए था। बाहर मैंने सुबह सुबह पहली बार सांस छोड़ी। विवाह प्रमाण पत्र पर मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। ये सिर्फ कागज था, सफ़ेद, उबाऊ फॉन्ट, उभरे हुए टिकट, नाम, तारीख, समय, स्थान, हमेशा की तरह रोबोट भाषा में पुष्टि करते हुए कि हाँ, हमने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली है। हस्ताक्षर, एक गवाह लाइन जिसे मैंने अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया था। इसके अलावा मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरे नए पति का पूरा नाम एश्टन जूल्स सिल्वेन लॉरेंट था। मैंने उसके हस्ताक्षर को ऐसे देखा जैसे वह मुझे काट लेगा। मैंने सचमुच उससे शादी कर ली थी, राइस ग्रेंजर नहीं। वह, क्या मैं ठीक था? अस्पष्ट। पूरी बात अभी भी अस्थिर और अवास्तविक लग रही थी, जैसे मैं किसी और के जीवन में गिर गई हूँ। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर फुटपाथ तक चले गए। मैं रुक गया। क्या मुझे उसे पति कहना चाहिए? यह अजीब लग रहा था। मिस्टर लॉरेंट, आप आगे बढ़ें। मैं सीधे ग्रेंजर्स जा रहा हूँ। मैं टैक्सी बुलाने के लिए अपना फ़ोन निकाल ही रहा था कि उसने कहा, आज मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हें गाड़ी चलाकर ले जाऊंगा। उसने यात्री दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं हिचकिचाया। अध्याय 42 कीड़ों का डिब्बा। मैं कहने ही वाली थी कि नहीं शुक्रिया, हम उस तरह के विवाहित नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में कॉर्पोरेट बहस न करने का स्वर था। मैं कार में बैठ गया और बोला, शुक्रिया, इसकी सराहना करता हूँ। वह बस गुनगुना रहा था, मुश्किल से कोई आवाज़ आ रही थी और चाबी घुमा रहा था। हम अगले ब्लॉक तक पहुंचे ही थे कि उन्होंने जैसे कोई टिप्पणी की हो, कह दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने नज़र घुमाई। उस तराशी हुई अपठनीय साइड प्रोफाइल से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पहले जैसा ही। जिस क्षण से हम विवाह प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकले, तब से उसने एक भी झलक नहीं दिखाई। कोई अजीब हंसी नहीं, कोई घबराहट नहीं। ठीक उसी तरह का ठंडा व्यवहार जिसका प्रयोग उन्होंने संभवतः खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए किया था। इससे अजीब तरह से मदद मिली। जितना अधिक वह इस विवाह को व्यापारिक लेन देन की तरह मानते थे, उतना ही उन्हें सांस लेने में आसानी होती थी। कोई रोमांटिक दबाव नहीं, कोई गंदी भावना नहीं, बस साफ रेखाएं और स्पष्ट सीमाएं। फिर उसने सड़क पर नजरें गड़ाए हुए कहा, हम शादीशुदा हैं। अपनी पत्नी को गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, और अब तुम्हें मुझे मिस्टर लॉरेंट कहने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा नाम इस्तेमाल करो। ठीक है, एश्टन। तारांकन तारांकन तारांकन। मैं ग्रेंजर हाउस में इतनी बार गया था कि उसकी गिनती करना मुश्किल है। उनकी गृह सहायिका डालिन ने मुझे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने विनम्र मुस्कान और कोमल मिस वेंस के साथ दरवाज़ा खोला, जैसे हम पुराने पारिवारिक मित्र हों। अंदर आओ और बैठो, प्रिय। मैं श्रीमती ग्रेंजर को लेने जाता हूँ। उन्हें अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है। मुझे पता है कि तुम्हें देखकर वह बहुत खुश होंगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पास के सोफे पर बैठते हुए और पैसों और सुगंधित मोमबत्तियों की गंध को अनदेखा करते हुए। मुझे पानी का एक घूंट भी नहीं मिला था कि विलो ग्रेंजर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा उतर गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राइस तो अब यहाँ रहता ही नहीं। अगर तुम उस पर जान छिड़कने की सोच रहे हो, तो तुम गलत जगह पर हो। मैं यहाँ राइस के लिए नहीं आया हूँ। मैं आंटी लुइसा से मिलने आया हूँ। इससे उसकी भौहें और भी तन गईं। मेरी माँ, क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम उन बेचारी औरतों में से लग रही हो जो अपने बॉयफ्रेंड को काबू में नहीं रख पाती, इसलिए मम्मी के पास रो रो कर मदद मांगती हैं। क्या उम्मीद है कि वो उसे फिर से कुछ अक्ल दे देंगी? फिर से? क्या लुइसा ने राइस को थप्पड़ मारा? ये दिलचस्प था। विलो आंखें सिकुड़ते हुए पास आए। पिछली बार मम्मी ने अस्पताल में राइस को खूब डांटा था। क्या इतना काफ़ी नहीं? क्या तुम यहाँ एक और नया विवाद खड़ा करने आए हो? क्या तुम अपने आप को कीड़ा कह रहे हो? विलो परेशान लग रहा था। जब मैं अभी भी सोचता था कि राइस को खुश करना एक व्यवहार्य रणनीति है, तो मैंने उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब जबकि मैं मुस्कुरा नहीं रहा था और मुस्कुरा नहीं रहा था, उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मेरा दूसरा सिर उग गया हो। वह बाकी रास्ता पैदल चलकर तय करती रही और उस डिब्बे पर नज़र पड़ी जो मैंने कॉफ़ी टेबल पर रखा था। वह क्या है? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने हाथ बढ़ाया और ढक्कन खोल दिया। वह अंदर रखे ब्रोच को घूरती रही। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह वहीं खड़ी होकर उसे देखती रही। यह बहुत सुंदर ब्रोच है, कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी उसे यह बात समझ में आई। रुको, क्या ये वही विरासत वाली चीज़ नहीं है जो मेरे परिवार ने तुम्हें दी थी जब तुम्हारी और राइस की सगाई हुई थी? मैंने न तो इसकी पुष्टि की और न ही खंडन, बस उसे इसमें डूबने दिया। विलो ने निश्चय किया कि इसका मतलब हाँ है, और उसने बिना अनुमति मांगे उसे उठा लिया। उसने उसे रोशनी में उठाया। आंखें सिकुड़ीं, थोड़ा सा हाँफने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह मुझसे नफरत करती है और उसने अपना सबसे संदिग्ध चेहरा बना लिया। तो इसीलिए तो तुम यहाँ हो?
तुम इसका इस्तेमाल मेरी माँ को दोषी ठहराने के लिए कर रहे हो, उन्हें रीज को तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए। यकीन मानिए, तुमने अपने माता पिता को भी इसमें घसीटा होगा। मैंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने ब्रोच नीचे रख दिया और फिर अपनी लंबी चौड़ी बात शुरू की। तुम्हें उस पर इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है, जानती हो। राइस तुमसे शादी करेगा, उसने कहा था कि करेगा। बस इतना ही काफ़ी है। हो सकता है अब वो तुमसे प्यार न करे, पर कम से कम वो नेक काम तो कर रहा है। तुम्हें बस उससे और कैथरीन से एक आंख बंद कर लेनी चाहिए और तुम अब भी मेरी भाभी हो सकती हो। तुम आधिकारिक तौर पर मिसेस ग्रेंजर बन जाओगी, जिसे सब मानते हैं। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। हे भगवान, जिस तरह से तुम ये कह रही हो, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मालकिन हूँ। इससे वह चुप हो गई। उसका चेहरा अजीब तरह से गुलाबी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ चतुराईपूर्ण कहना चाहती थी, लेकिन उसे स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। विलो ने एक पल के बाद बुदबुदाया, कैथरीन पहले आई थी। वो और राइज, उनका होना तय है। तुम ही तो दखलंदाजी कर रहे हो। और अगर राइज घर पर खुश होता तो कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इससे मुझे अपेक्षा से अधिक गुस्सा आया। शब्द नहीं, उनमें एक छोटा सा दर्शन छिपा हुआ था। मैं तो बहुत ही मूर्ख था, है न? इस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मैं खुद को उलझन में डाल रही थी। डिजाइनर जूतों में यह नैतिक शून्यता, क्योंकि मुझे लगा कि इससे राइज के मामले में मदद मिलेगी। फिर कभी नहीं। मैंने हाथ बढ़ाकर सीधे उसके हाथ से ब्रोच ले लिया। अपना लेक्चर रोको, राइज और मैं आ गए हैं। मैंने अभी अपना वाक्य पूरा ही किया था कि वह इतनी जोर से चिल्लाई कि मुर्दे भी जाग गए। हाँ, ठीक है, तुम उससे बहुत प्यार करती हो। सबको पता है कि तुम उसे वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये तो बस तुम्हारी नई चाल है। विलो सोफे पर ऐसे बैठी थी जैसे उसने अभी अभी कुछ जीता हो और अपने पुरस्कार का इंतजार कर रही हो। हम दोनों तनावपूर्ण, चमकदार चुप्पी में इंतजार कर रहे थे। मैं महसूस कर सकती थी कि वह अपनी आंखों के कोने से मुझे देख रही है, जैसे कि मैं अपने हैंडबैग से कोई खरगोश या कोई प्रीनैप निकालने वाली हूँ। कुछ मिनट बाद लुइसा सीढ़ियों के शीर्ष पर दिखाई दी। उसे अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन वह मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर दिख रही थी। ताज़ा लिपस्टिक, रेशमी स्कार्फ और कोई आईवी ड्रिप नज़र नहीं आ रही थी। मेरा बेल, मैं तुम्हें फ़ोन करना चाहता था। उसकी नज़र मेरे सामने रखे परिचित से दिखने वाले बक्से पर पड़ी। उसके कदम धीमे हो गए। अध्याय 43 जालसाजी। मैं उसके पास गया, धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे उतरने में मदद की। आंटी लुइसा, मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि बात सगाई की है। उसके चेहरे पर ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं उसे बाज की तरह देखता रहा, क्योंकि अगर उसका रक्तचाप फिर से बढ़ गया तो मैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए तैयार था। लुइसा ने आह भरी। बस जो कहना है कह दो। चिंता मत करो, इस बार मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। हम बैठे थे। मैंने बॉक्स को कॉफ़ी टेबल पर सरका दिया। ये वही ब्रोच है जो तुमने मुझे उस समय दिया था। अब जब राइज और मेरी सगाई नहीं हुई है, तो मुझे इसे रखना ठीक नहीं लग रहा। मैं वह सोने की अंगूठी भी वापस चाहती हूँ जो मेरे माता पिता ने तुम्हारे परिवार को दी थी। चलो, अब पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। लुइसा ने अपनी उंगलियां ब्रोच पर फिराईं। उसके बगल में विलो ऐसे बैठी थी जैसे उसे विशुद्ध घमंड से गढ़ा गया हो, थोड़ी ऊपर, कंधे पीछे, आंखें संदेह से भरी हुई। उसने फिर भी इसे नहीं खरीदा। उसने सोचा कि मैं कोई लंबी धोखाधड़ी कर रहा हूँ। शायद राइस को वापस पाने के लिए ब्रेकअप पर मजबूर किया जा रहा है। लुइसा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? राइस परफेक्ट नहीं है, मुझे पता है। लेकिन एक बार जब तुम सगाई तोड़ दोगी, तो आगे क्या होगा? तुम अकेली हो जाओगी। स्काईलाइन में सब जानते हैं कि तुम उसकी मंगेतर हो। उन्हें लगता है कि तुम सालों से उसके पीछे पड़ी हो। ये सच था, मैं वर्षों से उसका पीछा कर रहा था। अगर तुम अभी चले गए, तो वे तुम्हारी पीठ पीछे हंसेंगे। तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। क्या तुमने सोचा है कि इसका असल में क्या मतलब है? माँ, विलो ने झट से कहा। वो सगाई नहीं तोड़ रही, बल्कि तोड़ने का नाटक कर रही है, जाहिर है। ये बस एक और दुख भरी कहानी है जिससे तुम पर कोई असर पड़े। भगवान जाने इस बार वो क्या खेल खेल रही है। चुप रहो। लुइसा ने उसे इतनी तीखी नज़र से देखा कि उसका पेंट उखड़ गया। मैंने विलो की बात अनसुनी कर दी। आंटी लुइसा, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आज एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, मेरी शादी हो गई है। तत्काल मौन। दोनों ग्रेंजर महिलाएं ठिठक गईं, उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे। तभी विलो को अपनी आवाज़ मिली और उसने शीशे को तोड़ते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने शादी कर ली है। सच में? मैं लुइसा की ओर मुड़ा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं राइस के बिना भी ठीक रहूँगा। और भी बेहतर। विलो का चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे उसने अभी अभी नींबू चबाया हो। तुम सचमुच राइस और कैथरीन को तोड़ने के लिए शादी का नाटक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, राइस और मैं अब इतिहास बन चुके हैं। कैथरीन के साथ वह जो भी करे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
मैंने अपने बैग में हाथ डाला और शादी का सर्टिफिकेट निकाला, उसे कॉफ़ी टेबल के पार थमा दिया। हमने आज कागज़ों पर दस्तखत कर दिए हैं। लुइसा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विलो ने पहले ही उसे छीन लिया। यह नकली है, वह चिल्लाई और उसे ऐसे उलट पलट कर बोली जैसे कोई वाटरमार्क ढूंढ रही हो। तुम तो बहुत चालाक हो, ये बिल्कुल भी असली नहीं है। मैंने कंधे उचका दिए, नकली होने का कोई कारण नहीं है। वह आंखें सिकुड़कर उसे देखती रही। 1 मिनट रुको, क्या ये? उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अंततः उसने नाम देखा, एश्टन लॉरेंट। वह ऐसे चिल्लाई जैसे उसकी जीभ जल गई हो। फिर उसने पलकें झपकाईं, फिर वह हंसी पूरी तरह से चुड़ैल की तरह। मिराबेल वेन्स, अगर तुम नकली शादी ही कर रही हो तो कम से कम किसी भरोसेमंद इंसान का इस्तेमाल तो करो। आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि शादी के सर्टिफिकेट पर एश्टन लॉरेंट का नाम फोटोशॉप कर दो? ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो मैं मानता हूँ। इस जालसाजी के लिए तुमने ज़रूर बहुत बड़ी रकम चुकाई होगी। लुइसा को भी यकीन नहीं हुआ। मिराबेल, तुम्हें ये कहाँ से मिला? विलो ने नाक भान सिकोड़ी। मानना पड़ेगा, यह एक बहुत बड़ा झूठ है। आप किसे काम पर रखेंगे, उन धोखेबाज हैकर फोरम में से किसी को? उसने मुझे जो नज़र दी वह किसी दीवार पर बनी तस्वीर जैसी थी, जो आत्मसंतुष्टि और निर्णय से भरी हुई थी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और लुइसा की ओर मुड़ा। आंटी लुइसा, चलो भी। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कोई सरकारी दस्तावेज बना दूंगा, खासकर उस पर लॉरेंट का नाम हो। ये सिर्फ गैरकानूनी ही नहीं, आत्महत्या भी है। तुम्हें पता है, तुम मुझे जानती हो। मैंने उसकी आंखों में गहरी नज़र से देखा, एक बार भी नहीं हिला। लुइसा का होंठ हिल गया। जब मेरे शब्दों की सच्चाई उसे पता चली तो उसकी आंखों से आंसू भी बह निकले। तुम सचमुच शादीशुदा हो? विलो ऐसे छटपटाई जैसे किसी ने उसे पानी का गुब्बारा दे मारा हो। माँ, क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो? उसकी बकवास में मत पड़ना। अगर एश्टन लॉरेंट ने मिराबेल वेन्स से शादी कर ली तो मैं अपनी टांगें काट दूंगी और फिफ्थ एवेन्यू पर उल्टे पैर चांद की तरह चलूंगी। मैंने देखा कि वह अपने फ़ोन को तेजी से स्क्रॉल कर रही थी और अपने सामने रखे प्रमाण पत्र से इंटरनेट पर मौजूद किसी तस्वीर की तुलना कर रही थी। अगर आप इस सर्टिफिकेट को नकली साबित कर सकते हैं, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो मैं ही उल्टी दिशा में मूनवॉक करूंगा। बिना कपड़ों के। उसका चेहरा काफ़ी बदल गया। पहले संदेह, फिर घबराहट, फिर गहरा सदमा। वह सोफे पर धंस गई। ये सच नहीं हो सकता। माँ, मुझे बताओ कि मैं मतिभ्रम कर रही हूँ। लुइसा ने नाक सिकोड़ी और फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम राइस को परेशान करने के लिए किसी अनजान से शादी नहीं कर सकती। हम तुम्हारी पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं। एश्टन कोई अजनबी नहीं है, मैंने तीखी आवाज़ में कहा। मेरा इरादा गुस्सा करने का नहीं था, लेकिन उस वाक्य में कुछ ऐसा था जो मुझे बुरा लगा। शायद इसलिए क्योंकि यह पूरी तरह से झूठ नहीं था। एश्टन जवान, सुंदर और जाना माना है, बिल्कुल भी अजनबी नहीं। लुइसा ने टिश्यू पेपर से अपना चेहरा पोंछा। मुझे पता है, जानू। वो तो राइस से कहीं बेहतर है। बस मुझे डर है कि तुमने कोई आवेग में आकर ये कदम उठा लिया। एश्टन जैसे मर्द किसी और ग्रह पर रहते हैं। क्या ऐसा कोई तुम्हारे साथ सही व्यवहार कर सकता है? वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, मैंने पूरी तरह शांत भाव से कहा। यह एक बड़ा बयान था क्योंकि मैंने उनके साथ मुश्किल से ही कुछ दर्जन घंटे से अधिक समय बिताया था। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अध्याय 44 दोहरे मापदंड। मुझे लॉरेंट पार्टी की वह रात याद आ गई जब मुझे जाने की जरूरत महसूस हुई तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने पूरी पार्टी रद्द कर दी और मुझे खुद अस्पताल ले गए। और वो कोट, उसने उसे मेरे चारों ओर ऐसे लपेटा था जैसे मैं कोई बचाने लायक चीज़ हूँ। राइज मुझे संगमरमर के फर्श पर बेहोश होने देता और किसी को मेरे आसपास पोछा लगाने को कहता। तो हाँ, एश्टन लॉरेंट बहुत कुछ थे, लेकिन सिर्फ एक आदमी उनमें से एक नहीं था। वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, मैंने फिर कहा, इस बार जोर से। आंटी लुइसा, मुझे कुछ बेहतर मिल गया है। अब आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लुइसा की आंखें फिर भर आईं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। राइस तुम्हारे लिए कभी बना ही नहीं था, अब समझ आ रहा है। उसी ने तो नुकसान उठाया है। मैंने मेज़ पर रखे डिब्बे की ओर ध्यान से देखा। आंटी लुइसा, उसने हार मानकर आह भरी। समझ गई, तुम्हारा और राइस का जो भी रिश्ता था वो खत्म हो गया है। वो पुरानी यादगार चीज़ अब कुछ भी नहीं रही। मैं जाकर तुम्हारे लिए ले आती हूँ। मैंने उसे सीढ़ियाँ चढ़ते देखा। वह धीरे धीरे और झुकी हुई थी, मानो पारिवारिक निराशा का बोझ उसे नीचे खींच रहा हो। मन ही मन मैंने धीरे से माफ़ी मांगी। ग्रेंजर परिवार ने पहले ही शादी के आधे निमंत्रण भेज दिए थे, जिनमें राइस के नाम के बगल में मेरा नाम छपा था। अब उन्हें एक एक करके उन सभी को वापस खदेड़ना होगा, और क्लाइव ग्रेंजर शायद भड़क उठेंगे। लुइसा विस्फोट के दायरे में सबसे पहले आएगी। मैं अभी भी उस विचार पर विचार कर रहा था कि विलो ने अचानक एक गुरगुराहट भरी। मीरा, मैंने तुम्हें सामाजिक रूप से आगे बढ़ने वाला नहीं समझा था। लेकिन देखो, तुम एश्टन लॉरेंट को पछाड़ रही हो।
किसे पता था कि तुम में ये बात है? उसकी आवाज़ में द्वेष झलक रहा था। शायद इसलिए क्योंकि एश्टन सिर्फ अमीर और आकर्षक नहीं थे, वह अरबपति बनने का सपना हरूबी हुई सोशलाइट के मन में था। अभी कल ही किसी सी लिस्ट अभिनेत्री ने गलती से एक रेस्तरां के बाहर उनसे टकराने की तस्वीरें पपराजी के सामने लीक कर दी थीं। विलो जैसे किसी व्यक्ति ने भी संभवतः गलती से उसकी बाहों में गिरने का विचार किया होगा, और अब वह मेरा था। खैर, कुछ हद तक। उस दिन अस्पताल में उसने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है जब वो तुम्हारे साथ आया था। क्या तुमने उसे बहकाया था? कुछ अश्लील तस्वीरें हासिल की और ब्लैकमेल करके उसे रिंग में फंसाया था? या शायद उसे नशीला पदार्थ दिया था? मेरी हथेली उसके चेहरे से इतनी तेजी से टकराई कि मुझे पता ही नहीं चला। अपना मुंह संभालो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। विलो चीखी और सोफे से ऐसे उछली जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बीच में ही उसकी कलाई पकड़ ली। मेरे नाखून इतने अंदर तक धंस गए कि वह सिकुड़ गई और कुचले हुए कीड़े की तरह मुड़ गई। पिछली बार मैंने तुम्हें आंटी लुइसा के सम्मान में नहीं मारा था। इसे कमजोरी मत समझना। अभी जो थप्पड़ मारा था वो तुम्हारे मुंह से निकली गंदगी के लिए था। मैंने उसे वापस सोफे पर धकेल दिया। मैं एश्टन को तब तक नहीं जानती थी जब तक मैंने तुम्हारे भाई को छोड़ नहीं दिया। इसलिए शायद इससे पहले कि तुम और ज्यादा शर्मिंदा हो जाओ, पीछे हट जाओ। ओह प्लीज, उसने थूका। तुम उम्मीद करते हो कि मैं मान लूं कि ब्रेकअप के तुरंत बाद तुम दोनों को प्यार हो गया? मुझे छोड़ दो, मैं तुम जैसी औरतों की असलियत समझती हूँ। मैं वहां गया और मेज से विवाह प्रमाण पत्र उठाकर उसे वापस अपने बैग में रख लिया। तुम्हारे प्यारे भाई ने मेरी बहन के साथ मुझे धोखा दिया और तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो। प्यारी, या तो तुम्हारे दोहरे मापदंड हैं या फिर तुम सचमुच सोचते हो कि लड़कों का अपनी गर्लफ्रेंड से 2 बार मिलना ठीक है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा अगला बॉयफ्रेंड तुम्हारे कमीने भाई जैसा ही होगा। विलो का रंग पके टमाटर जैसा हो गया। फिर वह झल्लाई, जो भी हो, मैं तुमसे बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं कर रही। तुम्हें लगता है अब तुम ये सब छोड़ दोगी? मैंने पलटकर जवाब दिया, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि अगर मैं सचमुच एश्टन से शादी कर लूं तो तुम उल्टी दिशा में मूनवॉक करोगी? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि सर्टिफिकेट असली है, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ बेब। मूनवॉक या कायर, एक चुन लो। विलो चुप हो गई, ऐसा दिखावा करने लगी जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। फिर उसने अपना गला साफ किया, पिलेट्स क्लास के लिए देर होने के बारे में कुछ बुदबुदाया और भाग गई। कुछ मिनट बाद लुइसा एक अंगूठी का डिब्बा पकड़े हुए नीचे आई। उसने इसे मुझे ऐसे दिया जैसे कि इससे उसे चोट पहुंची हो। भले ही तुम्हारे और राइस के बीच सब ठीक न रहा हो, मैं अब भी तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ। अजनबी मत बनो, ठीक है? मैंने सिर हिलाया, मुझे पता है आंटी लुइसा, और मेरा यही मतलब था। वह संपूर्ण ईश्वर भुलाए गए जीन पूल में एकमात्र सभ्य ग्रेंजर थी। मैंने उसे गले लगाया, संपर्क बनाए रखने का वादा किया और फिर वहां से चला गया। जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकला, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने आखिरकार खिड़की खोल दी हो। मैं फिर से सांस ले सका। एश्टन बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। सब ठीक है, सब ठीक हो गया। मैं यात्री सीट पर बैठ गया। उसने तुरंत रिंग बॉक्स पर घड़ी लगा दी। उसकी नज़रें नीचे की ओर गईं, फिर वापस मेरे चेहरे पर। मैंने उसे खेल खेल में हिलाया। सगाई का तोहफा, मैंने कहा, और अब मैं आधिकारिक तौर पर राय से आज़ाद हूँ। एश्टन अचानक मेरे पास झुका, इतना करीब कि मैं अपने कान पर उसकी सांस महसूस कर सका। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसे घूरता रहा, एक स्तब्ध हिरण की तरह पलकें न झपकाने की कोशिश करता रहा। आप क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ उतनी सहज नहीं थी जितनी मैं चाहता था। वह बस मुस्कुराया और अपनी पीठ के पीछे से कुछ निकाला, जैसे कोई जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है। सिवाय इसके कि यह खरगोश नहीं था, यह एक मखमली आभूषण बॉक्स था। उसने उसे खोल दिया। अंदर एक पेंडेंट नेकलेस था जो टिफनी को क्लेयर के एक्सेसरीज जैसा लुक दे रहा था। ये दिखावटी नहीं था, हर कोने से हीरे नहीं उगल रहे थे, लेकिन डिज़ाइन साफ, सुंदर और शांत, डरावने तरीके से समृद्ध था। बीच में स्थित पत्थर हल्के बैंगनी रंग का था, लगभग चमक रहा था, तथा प्रकाश पड़ने पर उसमें बर्फीले नीले और चांदी जैसे रंग की झलक दिखाई दे रही थी। ग्रैंडिडियराइट, अत्यंत दुर्लभ, बहुत महंगा। इससे पहले कि वह इसे मेरे गले में डालता, मैं जानता था कि यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अचानक उठा लेते हैं। अध्याय 45 प्रस्तुत करता है। सेटिंग के नाजुक वक्र से लेकर कस्टम क्लैस्प विवरण तक, मैं अपनी स्केचबुक पर शर्त लगा सकता हूं कि इसे बिल्कुल नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है। और यदि एश्टन इसे मजे के लिए नहीं ले जा रहा था, तो इसका मतलब था कि उसने पिछले कुछ घंटों में इसे एक साथ खींचा था। मेरे लिए, मेरी छाती में ऐसा तनाव हो रहा था मानो मेरे फेफड़े असभ्य हो गए हों और काम करना भूल गए हों। फिर वह मेरे करीब झुका और अचानक मेरे कान का एक हिस्सा गर्म हो गया। मुझे कुछ महसूस हुआ, हल्का, मुलायम, होठों जैसा, लेकिन यह इतनी तेजी से चला गया कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ था।
वह आगे बढ़ा और धीरे से मेरे गले में लटक रहे हार को छुआ। वह ब्रोच तुम्हें सूट नहीं कर रहा था, उसने कहा। यह ज्यादा फिट बैठता है। तुम्हें पसंद है? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ निकाल पाई। हाँ, मुझे ये पसंद है। मैंने ये भी नहीं देखा था कि यह मुझ पर कैसा दिखता है, लेकिन ये जानने के लिए मुझे दर्पण की आवश्यकता नहीं थी कि यह आश्चर्यजनक था। यह एक ऐसा लेख था जिसने लोगों को बीच वाक्य में ही रुकने पर मजबूर कर दिया। एश्टन ने थोड़ी संतुष्ट मुस्कान दी, फिर उसकी नज़र अंगूठी के डिब्बे पर पड़ी जो अभी भी मेरी गोद में रखा हुआ था। तो मैंने तुम्हें एक उपहार दिया, उसने कहा। क्या तुम्हें भी मुझे एक उपहार देना चाहिए था? मैंने पलकें झपकाईं। मुझे नहीं पता था कि उपहारों का आदान प्रदान भी कार्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया। क्या मैं कुछ दिनों में आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? लेकिन तुम्हारे पास एक तैयार है, उसने अंगूठी के डिब्बे पर उंगली थपथपाते हुए कहा। यह मुझे दे दो। क्या? मैं सीधा बैठ गया। नहीं, वह अंगूठी मेरी दादी की थी। उसने ये काम मुझ पर छोड़ दिया था। मैंने इसे रखने की योजना बनाई थी, शायद एक दिन इसे पुनः डिज़ाइन करूँगा। इसे निश्चित रूप से मत दीजिए। उन्होंने कहा, चलो देखते हैं कि यह क्या है। मैंने बक्सा खोला। सोने का बैंड चुपचाप अंदर रखा था, पुराना लेकिन सुरुचिपूर्ण। ये शुद्ध सोना नहीं था, बल्कि इसके बैंड के चारों ओर चांदी के पुष्पों की नक्काशी थी, जो सही कोण पर देखने पर चमकती थी। एश्टन की नज़र झुक गई। ये तो बढ़िया है। मैंने कंधे उचका दिए। पुराना स्टाइल है, ज़्यादा काम का नहीं। शायद तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा लग रहा है। उनका लहजा सहज और सहज था, जैसे उन्होंने मुझे अचानक ही असहज स्थिति में नहीं डाल दिया हो। उसने फिर धक्का नहीं दिया, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। अब अगर मैं उसे यह नहीं दूंगा तो मैं तुच्छ दिखूंगा। मैं झिझकी, कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ गई। उसके परेशान करने वाले खूबसूरत चेहरे को घूरती रही, जबकि वह वहां बैठा बिल्कुल शांत रहने का नाटक कर रहा था। जब खामोशी बहुत लंबी हो गई तो उसने कहा, अगर अंगूठी बहुत कीमती है और आप मेरे लिए कुछ और लेना चाहें तो मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं। मैं उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। बहुत मूल्यवान। वह मजाक कर रहा होगा और उसे यह बात पता थी। उसने मुझे जो हार दिया था वह इस अंगूठी के 100 रुपये के बराबर था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत सी निराशा थी। भगवान, इस पर लानत है। मैंने डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन पछताना मत। मैं नहीं करूँगा। उसने अंगूठी ली, इंतज़ार किया और मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। जब मैंने उसे अंगूठी पहनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो उसने उसे अपनी अनामिका उंगली में पहन लिया। ये थोड़ा तंग था, लेकिन फिर भी उस पर अच्छा लग रहा था, क्योंकि निश्चित रूप से यह अच्छा ही था। मैंने अपने होंठ काट लिए। शायद बहुत छोटा है। मैं नया ले लूँगा। एश्टन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे घुमाकर ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी किसी निजी नीलामी से कोई चीज़ हासिल की हो। ठीक है। उद्धरण डॉट 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 सही। इंजन चालू हो गया। मैंने उससे कहा कि वह मुझे निक्स कलेक्टिव पर छोड़ दे। रास्ते में मैंने कहा, वैसे आपको मुझे बार बार मिस वेंस कहने की ज़रूरत नहीं है, खासकर लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं। अगर हम ये झूठी शादी कर ही रहे हैं तो फिर हम इस बात का वादा भी कर सकते हैं। एश्टन ने मेरी तरफ देखा, उसके मुंह का कोना फड़क रहा था। इसके बजाय मैं आपको क्या कहूँ, मिसेज लॉरेंट। मैंने आंखें घुमाईं। मुझे मेरे नाम से पुकारो। उसने सिर हिलाया। मीरा बेल। या मीरा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक वास्तविक शारीरिक प्रतिक्रिया। पूरा शरीर स्थिर, नरक के समान झुनझुनी। बस एक शब्द और मेरा दिमाग सीधे गटर में चला गया, जैसे कोई चक्कर नहीं। मैं पूरी तरह से कल्पना कर सकती थी कि वह बिस्तर पर इस तरह से मेरा नाम ले रहा है, धीरे धीरे और धीरे से, पूरी गर्मी, हाथ और अस्त व्यस्त चादरों के बीच। मैंने अचानक अपनी टांगें आपस में जकड़ लीं और कार की खिड़की से बाहर देखने लगा और प्रार्थना करने लगा कि उसने मेरा चेहरा जलते हुए न देखा हो। हाँ, मीरा ठीक है। हम लगभग आधे रास्ते पर थे जब उन्होंने पूछा, क्या आप अभी भी शादी नहीं कर रहे हैं? शादी? मैंने पलकें झपकाईं। हाँ, फिर भी नहीं। ये पूरा मामला 1 वर्ष की समाप्ति तिथि वाला अनुबंध था। एक शादी के रिसेप्शन ने इसे हफ्तों तक पहले पन्ने की सुर्खियां बना दिया होगा। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, ठीक है, जो तुम चाहो। शादी का जिक्र सुनकर मुझे याद आया कि वह साथ चलने के लिए क्यों राजी हुआ था। मैं उसकी ओर मुड़ा और पूछा, हम तुम्हारे दादाजी से कब मिल रहे हैं? क्या तुमने कहा था कि वह तुम्हारी शादी देखना चाहता है, उससे पहले? मुझे लगता था कि वह मुझसे मिलना चाहेगा। वो, ठीक है, वो आपसे मिलना चाहेंगे। मैं उनके, हाँ, डॉक्टरों से बात करूंगा और मुलाकात का इंतज़ाम करूंगा। तो क्या वह अस्पताल में रह रहा है? एक सेनेटोरियम। उसकी हालत उसे ज़्यादा घूमने फिरने की इजाज़त नहीं देती। मुझे कुछ लाना चाहिए। उसे किस तरह के उपहार पसंद आएंगे? उसकी आवाज़ में मुस्कान आ गई। तुम्हारी मौजूदगी ही उसका दिन बनाने के लिए काफ़ी है। वह और शादी का प्रमाण पत्र। समझ गया। मैं अपनी आंखें रियरव्यू मिरर से हटा नहीं सका।
ये पेंडेंट वाला हार ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसे किसी स्वप्न में डिज़ाइन किया हो। यदि मेरे पास 50 वर्षों का अनुभव होता, मैं एक शाही जौहरी के रूप में मेरा मार्गदर्शक होता और मैंने अपना बचपन क्राउन ज्वेल्स के साथ ड्रेस अप खेलते हुए बिताया होता। जैसे ही हम निक्स कलेक्टिव के पास पहुंचे, कार धीमी हो गई। मुझे 1 मिनट दो। मैंने विवाह प्रमाण पत्र निकाला, कुछ तस्वीरें खींची। एश्टन ने नज़र घुमाई। मैंने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, यवेन से वादा किया था कि जैसे ही काम पूरा होगा मैं उसे मैसेज कर दूंगा। पहले ही भूल गया था। वह बस गुनगुनाता रहा। जैसे ही कार रुकी, मैं बाहर कूद गया। जैसे ही मैं वहां से चला गया, मैंने देखा कि एश्टन अभी भी वहीं बैठा हुआ था, अपने प्रमाण पत्र को पकड़े हुए, मानो वह पंक्तियों के बीच कुछ पढ़ रहा हो। अध्याय 46। एश्टन का दृष्टिकोण। उत्सव, शांत शैली। एश्टन ने मीरा को विवाह प्रमाण पत्र की तस्वीरें लेते हुए देखा। जब उसने यवेन का जिक्र किया तो उसके मन में एक मूर्खतापूर्ण विचार आया, मैं भी किसी को दिखाना चाहता हूँ। इस तरह उन्होंने कैसियन लैंगफोर्ड को बुलाया। आज रात ड्रिंक्स। द रूकरी। 9। रात 9:02 बजे कैसियन उनके निजी कमरे में थी, आधी बोतल पी चुकी थी और बड़बड़ा रही थी। तुमने कल मुझे भुला दिया, आज रात मुझे घसीट कर ले गए और अब हम बस बैठे हैं। यार क्या बात है? और बाकी क्रू कहाँ है? एश्टन ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि कैसियन ने सुझाव दिया, क्या मुझे ओमाहा या कुछ और बजाने के लिए कुछ वेटर बुला लेने चाहिए? ये दुखद है, आगे बढ़ो। 2 वेटर आए और कार्डों को फेरबदल करने लगे। एश्टन कैसियन के बाईं ओर बैठा था और उसने अपना दाहिना हाथ मेज पर रखा हुआ था। कैसियन की दृष्टि रेखा में अंगूठी सिर्फ दिखाई नहीं दे रही थी, वह वास्तव में चीख रही थी। कैसियन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारे हाथ पर यह क्या है? एक अंगूठी, आज ही मिली है, अभी तक उसका आकार नहीं बदला है। कैसियन ने अपना ड्रिंक पी लिया। तुम्हें अंगूठी किसने दी? मेरी पत्नी। तुम्हारा? रोको, तुम्हारा क्या? कैसियन ऐसे सीधा खड़ा हो गया जैसे कुर्सी को बिजली का झटका लगा हो। क्या तुम्हारा सिर टकराया? क्या तुम नशे में हो? तुम्हारी बीवी कौन है? एश्टन के होंठ फड़क उठे। उसने अपनी जैकेट की भीतरी जेब से विवाह प्रमाण पत्र निकाला जो अब लेमिनेटेड था और उसे मेज पर इस तरह सरका दिया जैसे वह हुक्म का इक्का हो। कैसियन पूरे 30 सेकंड तक देखता रहा, फिर उसने उसे 2 उंगलियों से सावधानी से उठाया जैसे वह फट जाएगा। मिराबेल वेन्स। उसने अक्षर दर अक्षर पढ़ा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसका एक हाथ उसकी कनपटी पर चला गया, मानो वह बेहोश होने वाला हो। क्या मैं पढ़ना भूल गया हूँ? क्या ये सच है? इससे पहले कि कैसियन की उंगलियों में लगी चिकनाई को कोई विचार आए, एश्टन ने प्रमाणपत्र वापस छीन लिया। उसने उसे सावधानी से छिपा दिया। आपने सही पढ़ा। कैसियन ने इतनी जोर से चीख मारी कि झूमर हिल गया। तुम शादीशुदा हो? एश्टन ने विस्की का एक घूंट लिया। क्यों? ईर्ष्या। ईर्ष्या? दोस्त, मैं सदमे में हूँ। कैसियन अपनी कुर्सी पर ऐसे गिरा जैसे उसके पैर जवाब दे गए हों। उसकी बाहें दोनों ओर फैली हुई थीं और वह एश्टन को ऐसे घूर रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी एलियन का सिर उगाया हो। क्या तुम पागल हो गए हो? हर कोई और उनके थेरेपिस्ट भी जानते हैं कि मीराबेल वेन्स का राइस ग्रेंजर से झगड़ा है और तुमने उससे शादी कर ली। मुझे लगा था कि तुम अकेले ही मर जाओगे। तुमने उन कागज़ों पर दस्तखत करने से पहले मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। एश्टन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो मंदबुद्धि हो। उसका और राइस का बहुत पहले ब्रेकअप हो गया था। सगाई टूट गई थी। मैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम चाहते हो कि वो जिंदगी भर विधवा का वेश धारण करे? ऐसा नहीं है कि मैं। कैसियन ने पानी का गिलास वोडका की तरह पकड़ा और आधा गटक लिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुझे मत बताना कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। उसने मुझे नहीं ठगा, एश्टन ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने उसे ठगा। कैसियन ठिठक गया। फिर से आया। तुमने उसे धोखा दिया? कैसे? मैंने उसे बताया कि मेरा परिवार मुझे शादी करने के लिए परेशान कर रहा है। कैसियन ने अपनी बाहें ऐसे फैला दी जैसे कोई रेफरी फाउल कह रहा हो। लॉरेंट राजवंश में कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा? तुम अब सिर्फ मनोरंजन के लिए यहाँ मासूम औरतों से झूठ बोल रहे हो। एश्टन ने अपनी उंगली में अंगूठी सहलाते हुए कहा, मैंने ये भी कहा था कि मेरे दादाजी मर रहे हैं। सहानुभूति के लिए उन्हें अपराध बोध से भर दिया था। कैसियन का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारे दादाजी को क्रोनिक गाउट है, जानलेवा कैंसर नहीं। उनकी मौत कब होने वाली थी? जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो वह मर जाता है। कैसियन चुपचाप उसे देखता रहा। ईमानदारी से, क्या बकवास है? तुम एक मनोरोगी हो, एक असली खलनायक। ये धोखाधड़ी है। तुम्हें जेल में होना चाहिए। एश्टन ने अपनी नाक से एक उपेक्षापूर्ण खर्राट निकाली। उसने इसे नकारने की कोशिश भी नहीं की। कैसियन अचानक आगे बढ़ा। रुको, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम सालों से किसी से उलझे हुए हो और अचानक फूफ घर पर एक हफ्ते में ही उससे अलग हो गए। एश्टन का मुंह टेढ़ा हो गया। मैं उससे उबर नहीं पाया। रुको, क्या? कैसियन की भौहें लगभग उसके बालों की रेखा से टकरा गईं। एश्टन पीछे झुका। ये वही है, मीराबेल। कैसियन एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया, उसे घूरता रहा।
मिराबेल, मुझे लगा था कि जिस लड़की पर तुम फिदा हो वो इटली में है। तुमने खुद मुझे बताया था। वह इटली से नहीं है। वह इटली गई थी, वहीं मेरी उससे मुलाकात हुई थी। कैसियन ने हाथ फैलाकर दोनों वेटरों को दूर जाने का इशारा किया। बाहर, दरवाज़ा, अभी। वे भाग खड़े हुए। उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। पोकर बंद है, एश्टन ने भावशून्य स्वर में कहा। पोकर छोड़ो, बातचीत शुरू करो, एश्टन ने धीरे से हंसते हुए कहा। वो फ्लोरेंस थी। 7 साल पहले मैं उससे एक अंतर्राष्ट्रीय आभूषण डिज़ाइन प्रतियोगिता में मिला था। कैसियन ने पलकें झपकाईं। 7 साल, रुको, इसका मतलब वो क्या थी, 16, 17? हे भगवान, तुम बालिग थे। यानी, एश्टन ने उसकी बांह पर थप्पड़ मारा। ज्यादा मुश्किल नहीं, बस इतना कि वह चुप हो जाए। हमला, वह अभी भी स्कूल में थी। अंडर 20 कैटेगरी में फाइनलिस्ट। मैं वहाँ एक स्पॉन्सर के तौर पर था। हमने शायद 5 सेकंड बात की, बस इतना ही। कैसियन ने बोतल उठाए, एश्टन के लिए एक बोतल भरी, फिर अपने लिए। तो क्या हुआ, ये पहली नज़र का प्यार था? एश्टन ने शीशे को घूरा, फिर सिर हिलाया। नहीं, प्यार नहीं, तब नहीं। वह लगभग बड़ी हो गई थी, पर अभी भी खुद को समझ रही थी। मुझे उसकी याद थी, हाँ, पर तब मुझे एहसास नहीं हुआ था। सच में नहीं। तो ये कब हुआ? दूसरी बार, आइंडहोवन। कैसियन ने उंगलियां चटकाईं। मुझे याद है, तुमने यूरोप में एक ज़बरदस्त साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अपना मुख्यालय आइंडहोवन ले गए थे, है ना? उसने मुस्कुराते हुए एश्टन को धक्का दिया। और मुझे याद है तुम्हारे बिस्तर में आने के लिए मर्दों और औरतों की कतार लगी रहती थी। कुछ ने तो मेरे साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश की थी, ये सोचकर कि मैं मुख्य कार्यक्रम का साइड डोर हूँ। एश्टन ने उपहास किया। हाँ, कैसियन गलत नहीं था। उस समय एश्टन की उम्र 20 वर्ष के आसपास थी और वह लोगों के ध्यान में डूबा हुआ था जो उसके पैसे को देखते थे और यह मान लेते थे कि वह आसान शिकार है। वह जवान था, यूरोप में अकेला, कर्मचारियों, सहायकों, साथियों से घिरा हुआ, पर न परिवार, न सुरक्षा जाल। अपनी सारी आशंकाओं के बावजूद ऐसे क्षण भी आए जब उनकी सतर्कता में कमी आई। एक रात ऐसा ही हुआ। यह एक पार्टी थी, फैंसी स्थल, महंगी शराब, नकली मुस्कान। वह सावधान था, वह हमेशा सावधान रहता था, लेकिन फिर भी कोई उसके पेय में नशीला पदार्थ मिलाने में कामयाब हो गया। उन्होंने इससे संघर्ष किया, बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े रहे, तथा 12वें राउंड में नशे में धुत मुक्केबाज की तरह लड़खड़ाते हुए होटल से बाहर निकले और सीधे उसके पास दौड़ा। अध्याय 47। एश्टन का दृष्टिकोण। विवाह केवल पहला कदम है। कैसियन ने भौहें चढ़ाईं। रुको, मैं आइंडहोवन में तुमसे 2-3 बार मिलने आया था। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम मिराबेल को जानते हो। मैंने तो तुम्हें उसका नाम लेते भी नहीं सुना। एश्टन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह वही थी। उस रात के बारे में उसे बस वह महिला याद थी, गर्म त्वचा, स्थिर बाहें, जिसने ये समझ लिया होगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह उसे अस्पताल ले गई थी, बिल चुकाया, फिर गायब हो गया। एश्टन ने कहा, जब मैं उठा तो वह पहले ही जा चुकी थी। कैसियन ने पलकें झपकाईं। तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह वही थी? मैंने अपने सहायक से इसकी जांच कराई। जिस क्षण उन्होंने फोटो देखी, मिराबेल एवेंस, आइंडहोवन विश्वविद्यालय में डिज़ाइन की छात्रा, उन्हें पता चल गया। वह थी, फ्लोरेंस की लड़की, जिसकी आंखों में शांत आग है। कैसियन झुकी, उसकी आंखें चमक रही थीं। और फिर तुमने उसे ढूंढ निकाला और उसे डेट पर बुलाया। आपने पहला भाग सही समझा। उसने उसे ढूंढ निकाला, उसे ढूंढना ही था, लेकिन उसने कभी उससे संपर्क नहीं किया। तो फिर नहीं, उस पर बहुत सारी निगाहें थीं, बहुत सारे चाकू निकले हुए थे। वह उसे विस्फोट क्षेत्र के आसपास कहीं भी नहीं देखना चाहता था। फिर व्यापार में विस्फोट हो गया। उनका जीवन हवाई अड्डों, विलेयों, नए बाजारों में बदल गया। जब तक वह उसके बारे में दोबारा सोच पाता, वह स्काईलाइन सिटी में वापस आ चुकी थी और राइस ब्लडी ग्रेंजर से सगाई कर ली। फिर भी वह उसे भूल नहीं सका। कैसियन ने अपना ड्रिंक पी लिया और अपने माथे पर थपकी दी। रुको, तो वो सारे फ़ोन जो तुमने मुझे किए थे और ये दिखावा किया था कि तुम्हें गॉसिप की परवाह है, स्काईलाइन के चैरिटी समारोह, किसने क्या पहना, कौन किसके साथ डेट कर रहा था, ये सब उसके बारे में था। एश्टन ने उसे देखा। तुम्हें कब से पता है कि मुझे गपशप की परवाह है? कैसियन हंसा। हाँ, तो तुम सिर्फ स्काईलाइन के कॉर्पोरेट माहौल में ही नहीं घूम रहे थे। तुम चुपचाप मिराबेल का पीछा कर रहे थे। ये पीछा करना नहीं था। ठीक है, कैसियन ने धीरे से कहा। अफवाहों का जिक्र करने के 24 घंटे से भी कम समय बाद तुम स्काईलाइन में वापस आ गए। जरा भी शक नहीं हुआ। एश्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। जिस क्षण कैसियन ने उसे बताया कि उसने क्या सुना था कि मिराबेल और राइस ग्रेंजर के बीच चीजें बिगड़ रही थीं, कि ग्रेंजर की नज़र किसी और पर थी, कि उसने केवल इसलिए प्रस्ताव रखा था क्योंकि उसके परिवार ने उसकी बांह मरोड़ दी थी, एश्टन को लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया है, कुछ अंधकार में और मूर्खतापूर्ण, और जिसे अनदेखा करना पूरी तरह असंभव है। वह खुश नहीं थी। वह उस चमकदार, आकर्षक जीवन को नहीं जी रही थी जिसकी उसने कल्पना की थी।
और इससे सब कुछ बदल गया। उसने वापस आने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने शून्य से एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया था जो पूरी तरह से उनका अपना था और इसमें उनके परिवार के हस्तक्षेप का कोई भी अंश शामिल नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि राइस ग्रेंजर तस्वीर से बाहर हो सकते हैं, वे अगली उड़ान से वापस आ गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सब पहले से तय था, नियंत्रित था, गणना की गई थी। मीराबेल तेज, प्यारी, निराशाजनक रूप से भरोसेमंद ने उससे कम समय में शादी कर ली जितना कि अधिकांश लोगों को फ़ोन प्लान चुनने में लगता है। कुछ बातचीत, थोड़ा भावनात्मक दबाव और दिल टूटने और फिर उबरने का अद्भुत दौर। धमाका, शादी। बेशक वह जानता था कि वह ग्रेंजर से उबर नहीं पाई है। सच में नहीं, वह मूर्ख नहीं था। उसने उससे इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। उसने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि वह एक कोने में फंस गई थी और उसने उसे बाहर निकलने का रास्ता सुझाया था। लेकिन प्यार तो बनाया जा सकता है, ईंट दर ईंट, चुंबन दर चुंबन। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो वह राइस द्वारा छोड़ी गई दरारों को सोने से भर देगा। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि इसमें कितना समय लगेगा। कैसियन 2 बोतलें गहरी पी चुका था और तीसरी बोतल भी आधी पी चुका था जब तक कि वह अंततः उसके अंदर समा नहीं गई। यह कोई शरारत नहीं थी। उनके स्थायी अविवाहित निवासी एश्टन लॉरेंट ने जाकर विवाह कर लिया था। झूठी शादी नहीं, कोई नौटंकी नहीं, शादीशुदा। वह घमंडी बदमाश अंगूठी दिखाने पर भी नहीं रुका। उसने विवाह प्रमाण पत्र ऐसे निकाला जैसे वह कोई बिजनेस कार्ड हो। मुहर लगी, हस्ताक्षरित, सरकार द्वारा जारी। कम से कम कैसियन की शराब से धुंधली आंखों को तो ये काफ़ी हद तक वैध लग रहा था। बधाई हो, शायद, कैसियन बुदबुदाया। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है, आखिरकार तुमने लड़की को पा ही लिया। एश्टन ने उसके साथ गिलास टकराए। मैं खुश हूँ। कैसियन ने अपने माथे पर हाथ मारा। अरे बाप रे, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। तुम बहुत तेज चल रहे थे। मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी भी नहीं कर पाया। आप जानते हैं कि मुझे इस तरह की चीज़ों की परवाह नहीं है। यार, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए है, तुम्हारे साथियों के लिए, कि हम इकट्ठा होकर तुम्हारी आज़ादी का शोक मनाएं। शादी की अनंत कब्र में बंद होने से पहले एक प्रतीकात्मक विदाई। एश्टन ने बस कंधे उचका दिए। मैं जीवित रहूंगा। हाँ, लेकिन शादी का क्या? कैसियन ने अखबार की तरफ हाथ हिलाया। हाँ, वो सर्टिफिकेट तो बिल्कुल आधिकारिक लग रहा है, लेकिन हर बार जब कोई पूछे कि क्या तुम सिंगल हो तो तुम उसे दिखाने वाले नहीं हो। तुम्हें रिसेप्शन की ज़रूरत है। एश्टन की मुस्कान फीकी पड़ गई। कोई शादी नहीं है। कैसियन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या? अब ये कोई नई बात है? कोई समारोह नहीं, यहाँ तक कि सिटी हॉल में परिवार के साथ एक शांत बैठक भी नहीं। वह शादी नहीं करना चाहती। कैसियन ने नाक भान सिकोड़ी। हर लड़की शादी चाहती है। सचमुच, इस उद्योग का आविष्कार इसीलिए हुआ है। शायद। एश्टन को मीराबेल के पुराने अपार्टमेंट में रसोई के काउंटर पर रखी दुल्हन संबंधी पत्रिकाएं याद आईं। बुकमार्क किए गए ड्रेस पृष्ठ, फूल संयोजन पर नोट्स। जब वह चली गई तो उसने सब कुछ बाहर फेंक दिया। कैसियन ने उसे आधा नशे में धक्का दिया। तुम्हें शादी न करने वाली बात पर यकीन है? अभी के लिए नहीं, लेकिन एक तो होगा ही। यही योजना थी। यदि वह अपने पत्ते सही ढंग से खेले और इस बीच उसे बहुत अधिक नाराज न करे तो प्रतिज्ञाएं होंगी। वहाँ फूल होंगे। इस बार सचमुच सफ़ेद पोशाक में मीराबेल उसकी ओर आ रही होगी। कैसियन ने डकार ली, जोर से। शादी नहीं, तोहफा नहीं, है ना? ऐसे ही चलता है। कोई खुला बार नहीं, कोई बाध्यता नहीं। मुझे दुल्हन की सहेलियों से बात करने का मौका नहीं मिलता, तुम्हें टोस्टर नहीं मिलता। ठीक है, अब तोहफे की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। एश्टन आगे झुका। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ करो। कैसियन एक रिट्रीवर की तरह उत्साहित हो गया। कुछ भी, भाई, तुम गपशप करते हो। कैसियन आहत सा लग रहा था। माफ़ करना, मैं एक उच्च स्तरीय सूचना वितरक हूँ। जो भी हो, मुझे चाहिए कि तुम अपना काम करो। खबरें लीक करना शुरू करो। यूं ही, जब तुम लोगों से बात कर रहे हो तो बस कह दो, ओह, सुना नहीं। एश्टन और मीराबेल ने शादी कर ली है। किसी ने उन्हें क्लर्क के ऑफिस में देख लिया। ऐसी ही बातें। कैसियन ने पलकें झपकाईं। तुम चाहते हो कि मैं अफवाह फैलाऊं, पर मुझे लगा कि तुम इसे गुप्त रखना चाहते हो, इसलिए शादी नहीं हुई। यह उसका निर्णय नहीं था, यह मीराबेले का अनुरोध था। कोई बड़ी धूमधाम नहीं, कोई मीडिया सर्कस नहीं, कोई दुल्हन को चूमने वाली सुर्खियां नहीं। एश्टन ने इसका सम्मान किया था, लेकिन वह चाहता था कि वह इस विवाह को एक अस्थायी अनुबंध या सुविधा के रूप में न देखकर बल्कि वास्तविक रूप में देखना शुरू करे। स्थायी एक बकवास सौदा हो गया। उसने कैसियन की आंखों में गहरी नज़र डाली और कहा, बस करो। अध्याय 48 मिडनाइट ऑल। मैं निक्स कलेक्टिव में देर तक रुका। आधी रात हो गई। बाकी सभी लोग तो घंटों पहले ही चले गए थे, लेकिन मैं अभी भी अपनी मेज पर लैपटॉप पर झुका हुआ था। तकनीकी रूप से मैं काम कर रहा था। हकीकत में
मैं छुप रहा था एश्टन से, इस भयावह संभावना से कि वह हमें ये सुझाव दे सकता है कि हम अपने नए, पूरी तरह से सामान्य, निश्चित रूप से अजीब नहीं विवाह को घास में रोल करके पूरा करें। क्योंकि मैं डरा हुआ था, इसलिए मैंने बिना पलक झपकाए हाँ कह दिया। या इससे भी बदतर क्या होगा यदि मैं ही यह मुद्दा उठाऊं। हाँ, अब हम कानूनी तौर पर पति पत्नी थे, लेकिन एकमात्र बार जब हम साथ सोए थे, मैं नशे में धुत थी और मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। फिर भी जो अंश मुझे याद थे उनसे लगता था कि वह पागल था, बेहद अच्छा, वह अच्छाई जो आपके लिए पोन को बर्बाद कर देती है। जैसे वह जानता था कि अपने होठों, हाथों, जीभ और आप जानते हैं कि किस किस अच्छे काम के साथ क्या करना है। और ठीक है, हाँ, मेरी कामेच्छा एक बार फिर से चाहती थी। एक गंभीर, लेकिन मेरा बाकी हिस्सा इस बात से भयभीत था कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ, किसी पागल अप्सरा की तरह व्यवहार कर रही हूँ और उसे डराकर भगा रही हूँ। मेरा मतलब है, मैंने उस रात उसकी शर्ट फाड़ दी थी। ये वास्तव में पहली डेट वाली ऊर्जा नहीं है। वह इस पूरे अनुबंध विवाह मामले में बहुत पेशेवर रहे थे, इसलिए मुझे भी पेशेवर होना पड़ा। यही कारण है कि मैं अभी भी निक्स में था, अपने स्केचपैड पर बेकार की चीज़ें बना रहा था, ये दिखावा कर रहा था कि मुझे बेजिल सेटिंग्स और चेन की लंबाई की परवाह है, जबकि वास्तव में मैं घर नहीं जाना चाहता था। एलिजा ब्लैक कुछ ही दिनों में अपने मुख्य डिजाइनर को चुनने के लिए आ रही थी। कोई दबाव या कुछ भी नहीं। मेरा दिमाग पूरे सप्ताह सुस्त रहा था, लेकिन पेंडेंट नेकलेस ने मुझे कुछ प्रेरणा दी थी, जिसे मुझे गायब होने से पहले लिख लेना चाहिए। मैंने एक को छोड़कर बाकी सभी लाइटें बंद कर दी, क्योंकि मूड लाइटिंग से मदद मिली। करीब 1 बजे मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में 5 जगह से खिंचाव और चोट पहुंचाई ही थी कि मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। मैं मुड़ा और भौहें चढ़ाईं। वह यहाँ क्या कर रही थी? वायलट लिन कुछ घंटे पहले ही चली गई थी। जाहिर है, वह मुझे देखकर उतनी ही आश्चर्यचकित थी जितना मैं उसे देखकर था। अरे वाह, देर तक काम करना। जब उसने मुझे खड़ा देखा तो उसने अपनी कार रोक ली और बोली। मैंने उसे एक तरफ देखा, वापस बैठ गया, अपने माउस पर क्लिक किया और जिस डेक पर मैं काम कर रहा था उसे बंद कर दिया। उसे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी। उसने मेरा कदम देखा और खिल्ली उड़ाई। प्लीज़, मुझे तो बस परवाह है कि तुम क्या कर रहे हो। हम दोनों जानते हैं कि तुम एलिजा ब्लैक की उस पिच के लिए बस यूं ही परेशान हो रहे हो। मैंने अपनी पिच पहले ही पूरी कर ली है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी पिच देखने में अपना समय बर्बाद करूं। वैसे मैं प्रोजेक्ट ले लूंगा। तुम्हें अभी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। खुद को दिल टूटने से बचा लो। मरे हुए सपने पर रोने से बुरा कुछ नहीं। मैंने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी तरफ मुंह कर लिया, पीछे झुक गया। अगर मुझे मिल गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यह एक प्रोजेक्ट है, मैं इसे अपनी दुखद छोटी सी जिंदगी से बाहर निकलने का आखिरी सुनहरा टिकट नहीं मानता। इस हद तक की हताशा बहुत बुरी लगती है। अगर एलिजा के किसी और को चुनने पर कोई रोएगा तो वो तुम ही होगे, जानू। वायलट का जबड़ा इतनी जोर से भींचा गया कि मुझे लगा कि उसके दांत टूट जाएंगे। वह तेजी से उसके करीब आए और अपनी एड़ियों से फर्श पर वार करने लगी, जैसे कि वह उसे मारने की कोशिश कर रही हो। मैं हताश नहीं हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर मुझे ये नहीं भी मिला तो भी मेरे पास विकल्प मौजूद हैं। तुम्हारे उलट मेरे पास विकल्प हैं। मैं कल ही नौकरी छोड़ सकती हूं और फिर भी ठीक रह सकती हूं। अरे, अगर मैं चाहूं तो निक्स कलेक्टिव खरीद सकती हूं और तुम्हारे घमंडी चेहरे को सिर्फ मजे के लिए निकाल सकती हूं। ठीक है, तो फिर तुम आधी रात को अमीर लड़कियों वाली प्लेट्स वगैरह करने के बजाय मुझसे बात क्यों कर रही हो? उसके नथुने फैल गए। मैं मुस्कुराया। उसने ऐसा नहीं किया। महामारी के बाद क्रिप्टो की लहर पर सवार होकर आपके परिवार ने कुछ पैसे कमाए। वाह वाह, इससे यह बात तो नहीं बदलती कि वे अभी भी नए हैं। अगर आपके परिवार में इतनी ताकत होती जितनी आप दिखा रहे हैं, तो उन्हें लॉरेंस के जलसे का निमंत्रण क्यों नहीं मिला? और जब हम इस पर बात कर रहे हैं, तब भी आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप अंदर कैसे पहुंचे। वह क्या था? मिठाई की टोकरी के नीचे से चुपके से घुस गए। उसका चेहरा उतर गया। तुम? हाँ, उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे वह अपनी लुबोटिन मुझ पर तानने वाली थी, फिर फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा, और बाहर चली गई। मैं उसे सिर झुकाए जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के 1 मिनट बाद मैंने अपना बैग उठाया और उसके पीछे चल दिया। कुछ समय बाद उसका घबराया हुआ सा दिखना मुझे ठीक नहीं लगा। वायलट लिन बिना किसी कारण के अचानक मेरे पास नहीं आती थी, और जब उसने मुझे पहले देखा तो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अपराध बोध था। मैं नीचे की ओर खिसक गई। संगमरमर पर कम ऊंची एड़ी के जूते चुप थे। वह लॉबी में पहुंच चुकी थी और एक सुरक्षा गार्ड से गहन बातचीत कर रही थी। मैं सीढ़ियों के पीछे छिप गया। सीसीटीवी कवरेज में एकमात्र ब्लाइंड स्पॉट, जो 3 महीने तक देर तक रुकने और पूरी तरह से व्याकुलता के कारण पता चला। उसने उस लड़के को एक कार्ड दिया। यह उस तरह का नहीं है जिससे आप भवन तक पहुंच सकें, बल्कि उस तरह का है जिसे आप पीओएस टर्मिनल पर स्वाइप कर सकते हैं।
गार्ड, मुझे लगता है उसका नाम जेस था, ने पिछले महीने ही काम शुरू किया था। बच्चे जैसा चेहरा, 25 से अधिक नहीं हो सकता था। साफ सुथरा, चंचल, ऐसा व्यक्ति जो ऐसा दिखता था कि जब लोग उससे टकरा जाते थे तो वह भी माफ़ी मांग लेता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अमीर किस्म के नहीं हैं। सामान्यतः वायलेट उसके जैसे किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करती। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह यहाँ नीचे आकर उससे मजाक मस्ती के लिए बातें कर रही हो। जेस ने कार्ड को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वायलेट ने कुछ इतना धीमा कहा कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। फिर उसने कार्ड जेब में रख लिया, लेकिन इससे पहले उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाईं। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि वह मुझे देख पाता, मैं नीचे झुक गया और बिंदुओं को जोड़ दिया। वायलेट उसे सुरक्षा फुटेज मिटाने के लिए पैसे दे रही थी। केवल सुरक्षा और प्रबंधन को ही निगरानी टेप तक पहुंच थी। अगर उसे कुछ मिटाना होता तो उसे उसके पास से गुजरना पड़ता, या सवाना के पास से। इसका मतलब यह था कि ऊपर की ओर उसका छोटा सा चक्कर एक पुनर्निर्माण मिशन था, ये जांचने के लिए कि क्या कार्यालय खाली है और क्या। भाग्य से सवाना ने अपना दरवाजा बंद करना भूल गया था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपनी योजना बदल दी। सामान पैक करने के लिए ऊपर जाने से पहले मैंने उसके जाने का इंतजार किया, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना फ़ोन चेक कर लूं और यह सुनिश्चित कर लूं कि मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था। अध्याय 49, राइज का दृष्टिकोण, क्षति नियंत्रण। ग्रेंजर परिवार का बैठक कक्ष युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। उल्टे हुए फूलदान, गलीचे पर लाल रंग से बहता हुआ आधा टूटा हुआ शराब का गिलास और फर्श पर औंधे मुंह पड़ा एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम कांच के टुकड़े छर्रों की तरह चमक रहे थे। क्लाइव ग्रेंजर का थप्पड़ हवा में गूंज उठा। मुझे नसबंदी करवा लेनी चाहिए थी। राइज ने मुंह सिकोड़ा, गाल पर हाथ रखा। मैंने बस सोचा। तुमने सोचा? एक और थप्पड़। गलत सोचा, बेवकूफ़। तुमने कहा था कि मीराबेल तुम पर फिदा है, कि अगर तुम स्काईलाइन में भी गड़बड़ कर रहे होते तब भी वह तुमसे शादी कर लेती। और अब क्या? वह चली गई। तुम तो एक औरत को भी नहीं रख सकते थे। हे भगवान राइज, मैं कहीं भी बिना किसी रोक टोक के तुम्हारे और कैथरीन वेन के बारे में पूछे बिना नहीं चल सकता। सबको पता है। हमने वास्तव में कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। बकवास। क्लाइव की हथेली फिर से त्वचा से टकराए। राइज का सिर एक ओर झुक गया। उसने जवाबी हमला नहीं किया। हिम्मत नहीं हुई, तब नहीं जब उनके पिता को हृदयघात होने से पहले एक रक्तवाहिका दूर देखनी पड़ी थी। तुम्हें लगता है कि लोग अंधे हैं? क्लाइव चिल्लाया। लॉरेंस की पार्टी में तुमने इस परिवार को शर्मिंदा कर दिया। अरे, शायद उनके कुत्ते को भी पता होगा कि तुम क्या कर रहे थे। और अब तुम वहां खड़े होकर दिखावा कर रहे हो जैसे तुम सब कुछ छुपा रहे थे और किसी की नज़रों से बच रहे थे। दयनीय। राइज बस वहीं खड़ा रहा, सिर झुकाए। क्लाइव ने फिर लुइसा की तरफ रुख किया। और तुमने अभी अभी अंगूठी दे दी। क्या तुम पागल हो गई हो? बस यही चीज़ हमारे पास सहारा थी। अगर वो वापस कर दी तो शादी आधिकारिक तौर पर खत्म। लुइसा ने अपनी बाहें पार कर लीं। वह शादी का सर्टिफिकेट लेकर आई है। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? कागज़ खा जाऊं और ऐसा मानूं कि वह कभी था ही नहीं। क्लाइव ने मेज़ पर इतनी जोर से पटका कि क्रिस्टल ट्रे उछल गई। मिराबेल वेंस तो बदचलन है। चुपके से शादी कर रही है। उसे साफ लगता है कि हमारा परिवार मजाक है। क्या उसके माता पिता उसे बुनियादी इज्जत सिखाना भूल गए? लुइसा बैठ गई। मीरा को इसमें मत घसीटो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि समस्या किसकी है। अगर तुम्हारा प्यारा बेटा हर प्रभावशाली व्यक्ति के साथ नकली टैनिंग करके शुगर डैडी बनकर न खेल रहा होता तो शायद मीराबेल इतनी नाराज न होती। तुम किसी को दोष देना चाहती हो। आईने में देखो, वह तुम्हारा क्लोन है। क्लाइव घमंडी, बिगड़ा हुआ और इतना बेवकूफ़ कि गैस लीक में माचिस जला दे। क्लाइव का मुंह खुला, फिर बंद हो गया। लुइसा की आंखें उसके पति को घूर रही थीं। राइस को तो साफ तौर पर तुम्हारी चालाकी विरासत में मिली है। क्लाइव ने नज़रें फेर लीं। ये कैसी बकवास है? लुइसा ने कड़वी हंसी के साथ कहा, तुमने सालों तक एक छोटा सा टुकड़ा रखा। और आश्चर्य, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा निकला। क्लाइव की आवाज़ पुरानी लकड़ी की तरह फट गई। विलो बीच में बोली, माँ रुको। पापा ने उस औरत से बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। लुइसा की आंखें क्रोध से चमक उठीं। उसने अपना हाथ विलो की पकड़ से झटक कर छुड़ा लिया। विलो ने फिर कोशिश की, अब हताश होकर। समस्या कोई पुराना प्रेम प्रसंग नहीं है। समस्या यह है कि मीराबेल ने किसी और से शादी कर ली है। इसीलिए पापा अपना आपा खो रहे हैं। और उसे तो ऐसा करना ही चाहिए था। लुइसा फुसफुसाई, वैसे भी वह तुम्हारे भाई के लिए बहुत अच्छी है। राइज ने विलो को एक नज़र से देखा, जो कि किसी को धमनी विस्फार होने से पहले उसे यहाँ से निकाल दो वाली खामोशी भरी नज़र थी। विलो ने उसे पकड़ लिया और लुइसा के चारों ओर एक हाथ लपेट लिया। माँ, ऊपर आ जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही तुम्हें फिर से परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों न तुम मेरे पास जो है उसे देख लो। मैं आज उस नए स्पा में गई थी और उन्होंने मुझे एक फेस मास्क दिया है जो असल में एक जार में बोटॉक्स है।
तुम्हें इसे ज़रूर आजमाना चाहिए। उसने लुइसा को बाहर निकाला, सीरम और कोलेजन के बारे में बात करते हुए, जैसे कि उनका परिवार वर्तमान में बिखर नहीं रहा हो। जैसे ही वे ऊपर चले गए, क्लाइव राइज की ओर मुड़ा, मेरे अध्ययन कक्ष में। अब मीराबेल की शादी हो गई है। स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद होते ही क्लाइव बोला, शादी रद्द हो गई है। निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। इस सकस को साफ करने का क्या इरादा है? राइज महोगनी मेज़ को ऐसे घूर रहा था जैसे उसमें जवाब हो। मैं बस सबको बता दूं कि यह रद्द हो गया है। क्लाइव उसे हर्मीस्टाई से गला घोंटने को तैयार दिख रहा था। पूरी स्काईलाइन सिटी सोचती है कि तुमने उसे धोखा दिया है। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि इससे ग्रेंजर नाम पर क्या असर पड़ेगा? राइज ने कंधे उचका दिए, हम बच जाएंगे। हम इससे भी बदतर हालात से गुजर चुके हैं। उसके मन में अब भी यह विश्वास था कि उसकी माँ की बात सही थी। यदि उसके पिता उस समय अपनी प्रेमिका को इधर उधर घुमा सकते थे और ऐसे सौदे कर सकते थे जैसे कुछ हुआ ही न हो, तो हर कोई ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा था जैसे कैथरीन के साथ उसका रिश्ता कोई नैतिक सर्वनाश था? कम से कम कैथरीन उसकी वास्तविक आत्मा साथी थी। मीराबेल को उसके माता पिता ने उस पर थोपा था। वह एक ऐसी मंगेतर थी जिसे वह कभी नहीं चाहता था। अब जब मीराबेल बाहर थी और कैथरीन वापस आ गई थी, तो सब कुछ फिर से सही लगने लगा। संतुलित, मानो ब्रह्मांड ने अंततः अपना मार्ग सही कर लिया हो। राइज को वास्तव में ये समझ नहीं आया कि यह सारा हंगामा किस बात को लेकर था। क्लाइव ने एक ऊंची, थकी हुई आह भरी, निराशा से भरी आह। राइज को यह बात याद नहीं आई। यदि कुछ भी हुआ तो इसने उस धीमे धीमे जलने वाले क्रोध को और भड़का दिया, जो वह पूरे दिन से अंदर ही अंदर दबा रहा था। वास्तव में ये सब मीराबेल की गलती थी। उसने उसे एक चेतावनी भी नहीं दी थी। उसके बाद उसने जाकर शादी कर ली। जैसे, क्या बकवास है। वह ऊंची एड़ी के जूते पहने एक पिल्ले की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। बड़ी बड़ी आंखें, मधुर आवाज, हमेशा खुश करने को आतुर। यहाँ तक कि जब वह गलती करता था, विशेषकर जब वह गलती करता था, तो वह उसे इस हास्यास्पद विश्वास के साथ माफ कर देती थी कि वह अंततः बड़ा हो जाएगा। और अब वह किसी और की पत्नी थी। राइज का जबड़ा कस गया। उसकी उंगलियां कुर्सी के किनारे पर ऐसे टकरा रही थीं जैसे वे किसी चीज से टकराने के लिए बेताब हों। ठीक है, वह गंदा खेलना चाहती थी, तो वह भी ऐसा कर सकता था। आखिरकार उसके पिता बोले, तुम्हारे निजी धारावाहिक की बदौलत लोग कह रहे हैं कि ग्रेंजर सौदे पूरे नहीं करते। हम वादे तोड़ते हैं। इस महीने 3 ठेके पानी में डूब गए। उसने अपने इकलौते बेटे की तरफ देखा। अब समझ आया कि इसमें क्या बड़ी बात है। अध्याय 50, राइज का दृष्टिकोण, कहानी बदलें। राइज का सिर घूम गया। ये हमारी गलती नहीं है। मैंने शादी रद्द नहीं की। नहीं, मैंने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वही तो भागकर शादी कर ली थी। क्लाइव ने कसम खाई, जरूर, लेकिन वो हिस्सा जहां तुम मीराबेल से सगाई के बावजूद अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ संबंध बना रहे थे, वो निजी नहीं था। सबको लगता है कि उसने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुमने धोखा दिया था। इस बार राइज का मुंह बंद रहा। ठीक है, हो सकता है कि कैथरीन के साथ पुनः जुड़ने में वह थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हो, लेकिन उसने सोचा था कि मीराबेल गुस्सा करेगी और आंसू बहाएगी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच चली जाएगी। क्लाइव पीछे झुक गया। सगाई रद्द हो गई, ठीक है, लेकिन हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। राइज ने आशा भरी नज़रों से ऊपर देखा। इसका क्या मतलब है? हम कहानी बदल देते हैं। कहो उसने पहले धोखा दिया। कहो वो इंतज़ार नहीं कर सकी, छोड़ दिया, और जिसने भी पहले आंख मारी उससे शादी कर ली। तुम वफादार हो। पीड़ित, मुझे लगा कि तुम्हें वह पसंद है। क्लाइव ने अपने बेटे को घूर कर देखा। मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखना चाहता हूं और अपने निवेश को ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहता हूं। राइज ने अपने होंठ चाटे। तुम्हें पता है कि उसने जिस आदमी से शादी की है वह लॉरेंट है। अगर हम इसे घुमाने लगें तो क्या वह दूसरा आदमी नहीं बन जाएगा? एश्टन इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। हम यह नहीं बताते कि किसने धोखा दिया, बस इतना कि मीराबेल ने धोखा दिया। उस आदमी को इस मामले से दूर रखो। क्लाइव ने व्यंग्य किया। क्या तुम सच में सोचते हो कि एश्टन ने उससे प्यार के लिए शादी की थी? बिल्कुल नहीं, राइज ने तुरंत कहा। ऐसी कोई दुनिया नहीं थी जहां एश्टन जैसे व्यक्ति ने स्वेच्छा से मीराबेल जैसी लड़की को चुना हो। क्लाइव ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने चुपचाप लाइसेंस ले लिया। कोई प्रेस नहीं, कोई तस्वीर नहीं। लॉरेंस ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसका मतलब है कि एश्टन इस शादी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहता। वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर गिद्ध उस पर टूट पड़े तो शायद वह एक उंगली भी नहीं उठाएगा। उसका स्वर गणनापूर्ण हो गया। जब तक हम एश्टन का नाम नहीं लेंगे, सारी गंदगी उसी पर पड़ेगी। ग्रेंजर का नाम साफ करने का यही एकमात्र तरीका है। समझ रहे हो न? राइज ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, इस बीच तुम कैथरीन से दूर रहो। अपना सिर नीचे रखो। टूटे हुए दिल वाले बनो। लोगों को ये सोचने दो कि मीराबेल ने ही तुम्हारे साथ गलत किया है। घायल पूर्व प्रेमिका का किरदार निभाओ।
कम से कम ये तो कर ही सकते हो, है ना? राइज ने बुदबुदाया। हाँ जरूर। वह गुस्से में ग्रेंजर टाउनहाउस से बाहर निकल गया। ये सब मिराबेल की गलती थी। आखिर किसने उसे पहले उसे छोड़ने की अनुमति दी? यदि कोई उस सगाई को समाप्त कर रहा था तो वह उसे ही होना चाहिए था। उसने उसकी चमक चुरा ली। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा किया है, उसने खुद से कहा। बधाई हो बेबी। लक्ष्य हासिल हो गया। जब वह अपने पेंटहाउस में वापस आया तो कैथरीन उसकी हुडी पहने क्रीम रंग के चमड़े के सोफे पर आराम फरमा रही थी और अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थी। तुम्हें इस हफ्ते दफ्तर नहीं जाना चाहिए, राइज ने बिना किसी भूमिका के अपनी चाबियां काउंटर पर पटकते हुए कहा। दरअसल छोड़ो भी, घूम आओ। पेरिस, बाली, कहीं भी। बस थोड़ी देर के लिए स्काईलाइन छोड़ दो। कैथरीन ने आश्चर्य से ऊपर देखा। क्यों? क्योंकि हमें शांत रहने की ज़रूरत है। मेरे माता पिता मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। लोग देख रहे हैं। उसकी मुस्कान किनारों पर से टूटने लगी। लेकिन मुझे लगा था कि तुम अपने माता पिता से बात करोगे, उन्हें बताओगे कि तुम्हारा और मीराबेल का रिश्ता खत्म हो गया है, कि अब तुम मेरे साथ हो। बस वही करो जो मैं कहता हूँ, वह झल्लाकर बोला। लेकिन मैं। उसने उसे घूर कर देखा। फ्रांस बहुत अच्छा लगता है। उसने अपनी आपत्ति दबा ली। लेकिन कब तक? राइज उसके पास आया और उसके गाल पर हल्के से चुटकी ली। मुझे तुम में यही बात पसंद है। तुम कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करती। वह मुस्कुराए। वह खड़ा हुआ। खाने में क्या है? क्या? वह चौंक गई। मुझे, आह, मैंने सोचा था कि तुम अपने माता पिता के साथ खाना खाओगी। मैंने नहीं सोचा। कोई बात नहीं, बस मेरे लिए कुछ बाहर से मंगवा दो। वह बाथरूम में गया और नहाने लगा। जब वह बाहर आया तो कैथरीन ने कहा, 15 मिनट में खाना आ रहा है। इतना लंबा? उसने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें सड़क के उस पार वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना चाहिए था। मैं अगली बार यह बात याद रखूंगा। फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए उसने एक संतरा ढूंढा और कैथरीन की तरफ उछाला। इसे छीलोगी क्या? उसने किया। उसने अभी संतरे के कुछ टुकड़े मुंह में डाले ही थे कि उसके पेट में जोर से ऐंठन होने लगी। तीक्ष्ण, घुमावदार, जैसे किसी ने फल में चाकू घोंप दिया हो। अरे! वह अपने पेट पर हाथ रखते हुए बुदबुदाया। गैस्ट्राइटिस फिर से बढ़ गया। कैथरीन उछल पड़ी। तुम्हारी दवा कहाँ है? उसने बाथरूम की ओर इशारा किया। वह दौड़कर अंदर गई और 30 सेकंड बाद बाहर आए। लो, ये ले लो। और अगर हालत बिगड़ी तो हम सीधे अस्पताल जाएंगे। उसने उसके सामने H2 ब्लॉकर्स और एक गिलास पानी रख दिया। राइज ने उन्हें घूर कर देखा। कैथरीन अपना काम निपटा कर बैठ गई। जरूर, तुम्हें तनाव हो रहा होगा। शायद तुम्हें मेरे साथ फ्रांस आ जाना चाहिए। समझो, अपना दिमाग साफ करो, मीराबेल से थोड़ी छुट्टी लो। सच में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए किसी अनजान लड़के से शादी कर रही हो। दयनीय। राइज मुश्किल से सुन रहा था। उसने ब्लिस्टर पैक को घूरा, उसे पाने के लिए प्रयास किया, लेकिन जब पीड़ा की एक नई लहर ने उसे जकड़ लिया तो वह कराह उठा। मीराबेल भी ऐसा ही करती थी, केवल अलग ढंग से। वह ब्लिस्टर पैक से गोलियां तोड़कर उसके मुंह में रख देती थी। फिर वह उसके होठों तक पानी ले आती और उसे स्थिर रखने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखती। उसे बस वहीं लेटकर निगलना था। कैथरीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तो उस पन्नी को भी नहीं खोला था। राइज ने कुछ नहीं कहा। इतनी छोटी सी बात पर भड़कना उचित नहीं होगा। फिर भी ये बात उसे परेशान करती थी। राइज, सुन रहे हो? कैथरीन ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। मैं सोच रही थी, फ्रांस के किस हिस्से में जाऊं? मैं पेरिस से ऊब चुकी हूं, कान में बहुत उमस थी, और सेंट ट्रोपेज प्रभावशाली लोगों से भरा हुआ है। शायद बियारित्ज जैसी किसी शांत जगह पर। जो भी हो, वह बुदबुदाया। या मुझे बोर्डो में आपके परिवार का महल फिर से उधार ले लेना चाहिए। क्या विचार हैं? जहां भी जाना है। ठीक है, उन्होंने कहा। बस ऑनलाइन टिकट चेक कर लो। जैसे ही कैथरीन शॉवर में गई, राइज ने अपना फ़ोन उठाया, उसका नंबर ढूंढा और कॉल किया। यदि मीराबेल ने उत्तर दिया और माफ़ी मांगी तो ठीक है। वह शीघ्र विवाह की पूरी नौटंकी को छोड़ सकता था। एश्टन उसका रिबाउंड या कुछ भी हो सकता है। एक बार जब वह खुद पर काबू पा गई और तलाक के कागजात दाखिल कर दिए, तब भी उसके लिए जगह खाली थी। वह अब भी उसे श्रीमती ग्रेंजर की उपाधि देने को तैयार था, भले ही उसने इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर दी थीं। जब तक वह स्नेह या सोते समय आलिंगन की अपेक्षा नहीं करती, तब तक सब ठीक रहेगा। कॉल नहीं लगी, सीधे व्यस्त टोन में चली गई। राइज ने पलकें झपकाईं। फिर याद आया, ओह, उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। फिर से उसने अगला फ़ोन यवेन को मिलाया। एक अंगूठी। क्लिक करें। कॉल समाप्त। क्या बकवास है। उसने फिर फ़ोन किया। इस बार घंटी भी नहीं बजी, सीधे वॉइसमेल पर। उसे रोक दिया गया। भाड़ में जाओ, वह चिल्लाया और फ़ोन कमरे में फेंक दिया। अगली सुबह उन्होंने निक्स कलेक्टिव पर नज़र रखने के लिए किसी को भेजा। मीराबेल के काम से जाने का इंतज़ार करो, उसका पीछा करो, कोई जगह ढूंढो। सूर्यास्त तक वह उसे प्राप्त कर चुका था।
वह ओकवुड अपार्टमेंट्स की ओर चला गया, जो पार्क के पास एक मध्यम ऊंचाई वाली इमारत थी। वहां जाते समय उसने एक एहसान किया, कुछ पैसे लिए, भवन में प्रवेश पाया और उसकी मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट पास प्राप्त किया। वह लिफ्ट में चढ़ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।